हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुधांशु पंत बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया हुआ है? तो उन्होंने उषा शर्मा जी का स्थान लिया हुआ है। यानी अभी तक उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव थी, लेकिन अब उनके स्थान पर सुधांशु पंत राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव बने हैं। अब सवाल आता है कि मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसी भी राज्य में जो सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होता है उसे ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं उनमें सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा। मुख्य सचिव का काम होता है मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करना। तो जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। और जो उषा शर्मा है ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने एक नाम सुना होगा नीना सिंह का, और नीना सिंह क्या बनी है? अभी हाल ही में सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। तो नीना सिंह जो है वो राजस्थान राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बात आई है राजस्थान की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। कैपिटल इसकी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा राज्य है गुजरात। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली क्विज भी मिल जाएंगे। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, लूसेंट जीके किंग सीरीज की पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ और मैराथन क्लास की पीडीएफ, ये सभी मिल जाएंगी। ई बुक की बात करें दोस्तों तो ई बुक भी ऐप पर ही उपलब्ध है। तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है ई बुक। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। तो दोस्तों, एक्सपोसैट नामक जो सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और सीएनएसए ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सपोसैट सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया है तो 1 जनवरी 2024 को। समय क्या था? सुबह 9:10 पर। किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-58 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन है। दोस्तों, एक्सपोसैट को किसने डेवलप किया है? तो इसरो ने, और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलुरु में है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों, एक्सपोसैट का काम क्या होगा, यानी उसका लक्ष्य क्या होगा? तो इसका लक्ष्य होगा ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल्स हैं और जो न्यूट्रॉन तारे हैं उनकी स्टडी करेगा कौन? एक्सपोसैट। इस सैटेलाइट को 500 से 700 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह पूरा मिशन
5 साल का होगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो इसरो के आगामी मिशन भी डिस्कस करते हैं, यानी जो 2024 में लॉन्च होने वाले हैं। तो गगनयान फर्स्ट ये 2024 में लॉन्च होगा और यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। और गगन 2 जो है ये भी 2024 में ही लॉन्च होगा, ये भी मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? जनवरी 2024 में ही लॉन्च किया जाना है और इसको नासा और इसरो ने डेवलप किया हुआ है। गगनयान 3 भी 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान मिशन का पहला चालक दल लॉन्च किया जाएगा 2024 में और शुक्रयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। और मंगलयान 2 ये भी 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। तो दोस्तों ये हैं इसरो के आगामी लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएई। तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा और कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और उनको साझा करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2008 में आयोजित किया गया था। तो 2008 में अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की यानी यूएई की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ये है हमारा भारत। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबी। और यहाँ के राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। चलिए अब 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले विनवैक्स अभ्यास आयोजित किया गया है भारत और वियतनाम के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में। फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत यूके के बीच में आयोजित की गई है। और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2023 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। तो ये है 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहां से शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह से अभी हाल ही में सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 10वें चरण की शुरुआत हुई है। दोस्तों ये जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इसके 10वें चरण की शुरुआत चेन्नई बंदरगाह से हुई है और इसकी लॉन्चिंग किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक। तो आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब सवाल आता है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण कब आयोजित किया गया था? तो इसका पहला चरण 5 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। कहां से आयोजित किया गया था? तो गुजरात के मांडवी से। तो गुजरात के मांडवी से सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी का प्रसार प्रचार करना। तो जो मछुआरे होते हैं उनको मत्स्य पालन से संबंधित जो योजनाएं होती हैं और जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा अग्रणी देश है। इसके अलावा भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। भारत अंतर्देशीय मछली उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा हेमंत के श्रीनिवासलू को। तो हेमंत के श्रीनिवासलू मैन ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं। अब सवाल आता है कि हेमंत के श्रीनिवासलू कौन है? तो वह लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है?
तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में हेमंत के श्रीनिवासलू के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बात आई है पुरस्कार की, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में चुना गया है। जावेद अख्तर जी को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बान की मून को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक 2023 दिया गया है। पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान हो जाएगा। कबीर बेदी को इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है और पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार 2023 चुना गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी नौसेना कमान जो कि कोच्चि में है, उसके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। तो वी श्रीनिवास को अभी हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली का स्थान लिया है। बात आई है यहाँ पर नौसेना की कमान की, तो चलिए डिस्कस करते हैं नौसेना की कमान और उनके मुख्यालय। तो अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में। चलिए यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। प्रमोद अग्रवाल बीएसई के चेयरमैन बने हैं। महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने हैं। रूबेन अजहर इजराइल के भारत में नए राजदूत बने हैं। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एडीसी बनी है। समीर साहब बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं और संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के सीएमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना और ओमान, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चाइना से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। दोस्तों ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है या एंटी डंपिंग शुल्क लगाई गई है, ये वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर लगाई गई है। तो ये काम चाइना और ओमान के लिए किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है एंटी डंपिंग शुल्क की, यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी की। तो ये क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कोई प्रोडक्ट जिसकी कीमत चाइना में 100 रुपए है, लेकिन चाइना उसी प्रोडक्ट को इंडिया को 70 या 80 रुपए में बेचता है, तो होगा क्या कि भारत में वही प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो उसे अधिक कीमत में बेचेंगी, यानी कि 100 के आसपास या 100 से ज्यादा पर बेचेंगी, लेकिन जो चाइना का प्रोडक्ट है वो 70 या 80 रुपए में मिलेगा। तो ऐसे में सरकार क्या काम करती है कि जो भारत की कंपनियां हैं उनको नुकसान ना हो, इसलिए उस प्रोडक्ट पर जो चाइना ने भेजा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो अभी हाल ही में झारखंड की सरकार के द्वारा आदिवासियों और दलितों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की आयु थी उसको घटा करके 50 वर्ष कर दिया है। इससे पहले ये आयु 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब 50 वर्ष की आयु में ही दलितों और आदिवासियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण बताया गया है कि जो आदिवासियों की मृत्यु दर है ये अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले सितंबर 2023 में झारखंड की सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया गया था। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था?
तो ये बिहार राज्य से अलग होकर बना था। मुख्यमंत्री कौन है इसके वर्तमान में? हेमंत सोरेन। दोस्तों राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 81। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 6। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो ये सभी बेसिक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अभी कुछ समय पहले अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया था जिसका नाम था जूही। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को अभी हाल ही में मंजूरी दी थी। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की थी कुछ समय पहले। झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को मनाता है। अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों अगर हम डेविड वार्नर के टेस्ट कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत 2011 से की थी और वनडे कैरियर की शुरुआत 2009 से की थी। डेविड वार्नर वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 6वें स्थान पर हैं। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सोनी स्पोर्ट ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साक्षी मलिक ने अभी हाल ही में रेसलिंग से इस्तीफा दिया है, यानी उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी है। अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने खरीदा है। अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे तो उसमें हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है। तो हरियाणा ने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट द्वितीय किस देश की महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है। तो वह 14 जनवरी 2024 को अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी। उन्होंने डेनमार्क पर 52 साल तक शासन किया है। अब उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक लेंगे। दोस्तों महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 1972 में राजगद्दी संभाली थी और वह डेनमार्क में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी है। बात आई है डेनमार्क की, तो दोस्तों यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप देख सकते हैं और ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? भारत। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? फ्रांसुआ बेटनकॉर्ट मायस। इसरो द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? 50। हाल ही में किसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? लखबीर सिंह लांडा को। किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा? गुजरात में। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 0.2% की बढ़ोतरी की है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख पदों पर न्यूनतम आयु को डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। तो ये है कुछ अनिवार्य न्यूनतम आयु। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है या किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 ए के तहत इसका गठन किया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 280 बताया हुआ है।
इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।